जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली जो एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो जीके जीएस सेगमेंट में हिस्ट्री यानी इतिहास से जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सरल कठिन सब मिला के, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है जिनका भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय जो था व्यापार करना था सिंधु घाटी सभ्यता की। जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों का व्यापार क्या था? तो उनका पशुपालन था, गौपालन। ठीक है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना वो शहरी निवासी थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण निवासी थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर है ना वो ईंटों से बनाए गए हैं, ऐसा साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में सेल खड़ी मुद्रा का यूज किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हैं जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किए हैं? तो आपको पता है दयाराम साहनी जो हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। जबकि मोहनजोदाड़ो किसने की है? राखालदास बनर्जी ने। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने 1921 में की थी। ठीक है, 22 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की थी। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन यानी बंदरगाह है वो कहाँ है? तो लोथल में है बंदरगाह सिंधु सभ्यता का, लोथल गुजरात में, जहाँ से ये लोग अपना व्यापार करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई है? तो ये व्यापार की जो खोज हुई है ना, लोथल के बंदरगाह यानी गुजरात से हुई है। अगला है कि हड़प्पा कालीन जो समाज है किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज है ना ये आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि जोड़ों में लोगों के दाह संस्कार के मिले हैं कब्रिस्तान के, तो लोथल में ही मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग जो है ना इस सिंडन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ है ना ये आपका मिला है दैमाबाद से। कहाँ मिला है? दैमाबाद से। ठीक है। हड़प्पा कालीन किन धातुओं का आयात करते थे यानी बाहर से मंगाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी, टिन और सोना सभी बाहर से मंगाते थे, याद रखिएगा। हड़प्पावासी लार्जवाद यानी कि भवन निर्माण की जो सामग्री है इसका आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से मंगाते थे भवन निर्माण के लिए सामग्री। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल कौन सा है? तो ऋग्वैदिक काल का जो काल है वो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। जबकि उत्तर वैदिक संस्कृत का जो काल है ना वो आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला देखेंगे कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से किन कथनों में सही नहीं है? तो इसमें से जो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे ये गलत बात है, क्योंकि इनकी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा के लोग शहरों के निवासी थे, शहरी सभ्यता थी। इनमें से किस फसल का एक ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से जो है ना तंबाकू का एक ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का श्रीमद् भागवत गीता प्रथम या प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में गोधन यानी गौपालक ज़्यादा थे। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी 10वें मंडल में हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 पुराण हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण एवं इसमें उपासना थी, तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की उपासना करते थे। सिकंदर महान जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ये और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिस युद्ध को हाइड्रे स्पीच का नाम दिया गया है, हाइड्रे स्पीच। ठीक है। किस मृद्भांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? मृद्भांड कहने का मतलब ये कि मटका जो घड़ा होता है, तो ये जो है ना
उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो है ना वो इसके शहरीकरण के प्रमाण हैं। अगला है कि पाली ग्रंथों में गांव में मुखिया को क्या कहते थे, तो भोजक या ग्राम भोजक बोलते थे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था ना वो अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। ठीक। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे, तो कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था तो ये है डेरियस, जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन कर लिया था। मगध का राजा है अजातशत्रु। किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था, तो अजातशत्रु का जो युद्ध हुआ था ना ये आपका बज्ज यानी वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था। बज्ज के वैशाली के संघर्ष में मगध राज्य का जो शासक है ना प्रथम बार रसमूसल यानी एक ऐसा रथ और गदा जैसे हथियार और तथा पत्थर फेंकने वाला युद्ध का उपयोग किया था। तो ये उपयोग किया था आपका अजातशत्रु ने ही, क्योंकि यहाँ पे ही इसके शासनकाल में ही मगध में संग्राम हुआ था बज्ज संघ से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। स्थापना महापद्मनंद ने की थी। अगला है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया, तो अंग का जो विलय है ना ये बिंबिसार ने अपने राज्य में कर लिया था। ठीक है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो इनमें से बताना है। तो इनमें से काशी का विलय मगध में नहीं किया, बाकी कौशल, वत्स, अवंत मगध का हिस्सा थे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया काशी और लिच्छवी का विलय। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, तो भयानक सेना का जो स्वामी कहा गया है ना ये किया गया है महापद्मनंद को। डेरियस, जिसको आप दयार बाहु के नाम से भी जानते हैं, तो डेरियस प्रथम जो है ना 516 बीसी में सिंधु तटवर्ती के भूभाग को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसे राजस्व कितना प्राप्त होता था, लगभग 360 टैलेंट का राजस्व डेरियस को प्राप्त होता था। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, निकारस, एनाक्रिटिस, एरिस्टल और हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जो है ना सिकंदर के साथ नहीं आया था, ये इतिहास का पिता भी इसे बोला जाता है, जनक, हेरोडोटस को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन क्या कहते थे, तो श्रेणियों का संचालन जो है ना श्रेष्ठिंग कहलाता था उसका संचालक। गृहपति का अर्थ क्या है, तो गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए हैं। महावीर स्वामी आखिरी थे। नेक्स्ट है त्रिपिटक ग्रंथ किससे है, तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। शून्य बिटक, विद्ध बिटक और अभिनव बिटक है शायद। ठीक है। अगला है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई है बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया, तो धर्मपाल ने बनाया था विक्रम विश्वविद्यालय। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है ना ये अशोक के शासनकाल में हुई है। मठ और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो मठ और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेशक किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बौद्ध और जैन धर्म के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी इनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोध गया स्थित है, सबको पता है बिहार में है। मैग्नेस्थीस की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था मैग्नेस्थीस की पुस्तक का नाम। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है, तो विशाख दत्त का जो ग्रंथ है ना उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। वो स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिला कौन सा है, तो मैग्नेस्थीस के द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक है, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा को यूज किया है, प्राकृत भाषा को अशोक ने अपने शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के ढक्कन की विजय प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो ढक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है।
मैग्नेस्थीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो मैग्नेस्थीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया है चाणक्य ने, कौटिल्य ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इनमें से जो श्रीलंका है ना, अशोक के साम्राज्य में कभी भी सम्मिलित नहीं था। ठीक, अगला देखेंगे कि पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंदन का महल मुख्यतः बना है, तो चंदन का महल जो है ना लकड़ी से बना है। चंद्रगुप्त का महल कैसे बना है? लकड़ी से, पटना में। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? तो पोलिब्रोथा जो है ना मैग्नेस्थीज ने कहा है अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र यानी पटना को। ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो एग्रोनोमाई जो है ना मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को बोलते हैं एग्रोनोमाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? तो जो सीक्रेट एजेंट थे उनको गूढ़ पुरुष बोलते थे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? श्रीलंका का शासक जो सम्राट अशोक के आदर्श अपनाया था मोगलीपुत्र तिष्ठ था। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन अपना लिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अगला है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है? तो मौर्यों का जो है ना आषाढ़ यानी जुलाई से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दक्षिण जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इनमें से आपका चोल, पांड्य और सतिपुत्र और साथ में केरल पुत्र, इनका उल्लेख जो है अशोक के शिलालेख में मिलता है। अशोक के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सम्राट अशोक के बारे में जानने का शिलालेख ही सबसे प्रमुख स्रोत है, शिलालेख। ठीक है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में जो है ब्राह्मी लिपि जो है ना दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है निम्नलिखित में से किस देश में? तो अफगानिस्तान में भी अशोक का अभिलेख पाया गया। ऐसा लगता है कि वहाँ भी इसका शासनकाल था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के सामंत थे कौन थे? तो कुषाणों के सामंत होते थे गुप्त। ठीक है। गुप्त वंश किसके शासन में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही बने हैं। ठीक है। गुप्त शासकों के दरबारी भाषा की थी? तो राज दरबारी भाषा थी गुप्त काल की, वो संस्कृत थी। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, याद रखना। इतिहासकार हैं एक B.A. स्मिथ, किनकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों पर भारत में आक्रमण करने का न्योता दिया? तो ये व्यक्ति जो था ये था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुप्त राजवंश जो है ना कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है इसे। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता की कलाकृतियाँ। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना है, याद रखना। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व उपज का 1/6 भाग। कैसा? उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में ही नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों का सबसे अधिक अनुदान ग्राम अनुदान दिया? तो गुप्त वंश के शासक ही मंदिर को सबसे ज़्यादा अनुदान दिए हैं। दिल्ली का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है ये किसकी स्मृति में बनाया गया? तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ना वो चंद्रगुप्त की उसमें बनाया गया, मौर्य नहीं। ठीक है। गुप्त वंश का। कालिदास ने एक रचना रची थी, पहली रचना उनकी है मालविका अग्निमित्र। इसमें नाटक में कौन था मेन? तो इसमें नायक जो था अग्निमित्र था और मालविका इनकी राजकुमारी। ठीक है। चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख मिलता है? तो प्रयागराज के अभिलेख में मिलता है। कहाँ? चंद्रगुप्त की सैनिक अभिलेखों का उल्लेख। निम्न में से किसके काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी दी थी? तो स्त्रियों को पुरुषों की जो बराबरी है ना ये गुप्त काल में दी गई थी। ठीक है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो गुप्त राजवंश ही जो है ना उन हूणों के आक्रमण से विचलित थे, याद रखना। अगला है कि निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा? तो कालिदास ने यहाँ पे जानकी हरण को तो नहीं लिखा, लेकिन मालविका मित्र पहली रचना इनकी, अभिज्ञान शाकुंतलम भी नहीं की, बृहत्शीर्ष भी नहीं की है। ठीक है।
अगला है मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूत है मालती माधव के लेखक। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जा सकता है? तो क्रोमैग्नेनन मानव जो है ना, ये नवीनतम समझा जा सकता है इनमें से, ठीक है, क्रोमैग्नेनन मानव। इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है, याद रखना। प्राचीन नगर है तक्षशिला कहाँ है? तो तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच है। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में कौन था जिसने सबसे पहले भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इनमें से जो सर चार्ल्स विल्किंस है ना, भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। बोरोबुदुर किस स्थल पर है? तो बोरोबुदुर जो है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक स्तूप है बोरोबुदुर, ठीक है, जावा में है। निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिस एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिस एज कहा जाता है, याद रखना। स्वप्न वासुदेवता के लेखक कौन है? तो भास हैं स्वप्न वासुदेवता के लेखक। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। धर्मपाल ने बनवाया था, धर्मपाल ने तो विक्रमशिला बनवाया था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों में मौन है। तो मिलिंद पोह जो है ना, प्राचीन भारतीय मार्गों में मौन है, ठीक है, कुछ बोला ही नहीं उसने, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। तो वीडियो को रिवाइज करके आप अच्छे से देख लेना, है ना, जिनका भी एग्जाम है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।